नमस्कार। वेदों को बहुत प्राचीन या सबसे प्राचीन ग्रंथ और पवित्र ग्रंथ माना गया है। इन्हें ऋषि मुनियों ने लिखा। मानव जाति तक सहज तरीके से पहुंचाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अब चारों वेदों से, जैसे ऋग्वेद से शब्द या गीत, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से भाव और भावनाएं, अथर्ववेद से लेकर भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिखा। नाट्य शास्त्र में नृत्य या शास्त्रीय नृत्य बहुत मुख्य भूमिका रखता है और शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम की विशेष भूमिका है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना से, डॉक्टर प्रेमवदा तिवारी पोडिया जी से। मैडम, आपका एक्सेप्शन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहली बात यह है कि आपका नाम के उच्चारण में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। डॉक्टर प्रेमवदा, डॉक्टर प्रियमवदा तिवारी पोडिया। इसका मतलब क्या है? प्रियमवदा, प्रिय बोलने वाली। अच्छा। हाँ, प्रियवदा मीन्स भाषा या बोलने का जो तरीका है, प्रियमवदा। लेकिन आप तो नृत्य के माध्यम से बोलते हैं जी। तो नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य, वो भी अपने आप में एक भाषा है। जी बिल्कुल। और इस भाषा की शुरुआत नाट्य शास्त्र से, जैसे आपने कही है। हमारे भारतीय संस्कृति में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। अच्छा। और जिसमें से एक भरतनाट्यम भी है। मैं कहना चाहूँगी कि सभी नृत्य शैली की जो नींव है वो एक ही है, बस थोड़े थोड़े डांस स्टाइल चेंजेस हैं। और जो नृत्य करने का, जो आप भाषा की जो बात कर रहे हैं, हर नृत्य शैली का एक ही भाषा है, वो है हस्त मुद्रा और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। इन 2 भाव और हस्त मुद्राओं के माध्यम से हम बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, या फिर हम जो भी स्टोरी नरेट करना चाहते हैं वो हमारा यही एक लैंग्वेज होता है। बाकी तो हर अलग अलग डांस स्टाइल के अलग अलग भाषा होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल होती है, लेकिन कनेक्शन सबका एक ही है। अब बनारस की रहने वाली? मैं बनारस से हूँ। तो संगीत की तरफ रुझान, मुझे लगता है बनारस की मिट्टी में वो चीज़ है। हाँ जी। भारतीय शास्त्रीय संगीत हो गया, गायन हो गया, इंस्ट्रूमेंट की बात कीजिए, नृत्य की बात कीजिए, सभी वहीं से निकले हुए लगते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि जो मेरा डांस स्टाइल है वो साउथ इंडियन डांस स्टाइल है, साउथ से है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप बनारस में रह के भरतनाट्यम क्यों सीखे, आप कथक सीख सकते थे, क्योंकि बनारस तो घराना रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कभी किसी आर्ट फॉर्म को नहीं चूज़ करता है। मेरे गुरुजी ने हमेशा मुझे बताया है कि हम कोई नहीं है, आर्ट खुद अपने अपने सानिध्य को, हाँ, वो चूज़ करते हैं कि हमें किसे अपने उसमें लेना है, स्टाइल में लेना है। तो मेरी शुरुआत तो खैर स्कूल से हुई थी, और मेरी एक बहुत अच्छी सीनियर थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप ट्रेडिशनल डांस स्टाइल की ट्रेनिंग लो, क्योंकि अगर आपकी रिदम अच्छे हैं। मैं स्कूल में बहुत परफॉर्मेंसेस करती थी, मेरे स्कूल टीचर थी निर्माल्या मैम। हाँ जी। फोक डांसेस स्कूल में तो बहुत ऐसा रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो हम लोग फोक डांसेस ज़्यादा करते थे। और मेरी मैम मुझे बहुत प्रमोट करती थी, निर्माल्या मैम थी उस समय। और फिर मेरी एक सीनियर दीदी मिली, उन्होंने बोला कि आप ट्रेडिशनल डांस स्टाइल सीखो। मुझे नहीं पता था ट्रेडिशनल स्टाइल क्या होता है। एंड देन फिर उन्होंने गुरु मेरी जो है माला होम्बल मैम, उनसे उन्होंने मेरी मुलाकात, हाँ जी। और वो छोटे बच्चों से उनके साथ मैंने शुरू किया। स्टार्टिंग में जाते समय बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे और उनके साथ मैं ट्रेनिंग लेती थी। आप कौन सी क्लास में थे तो? मैं उस समय क्लास 10th में थी। अच्छा। मैंने क्लास 10th से अपने डांस स्टाइल को शुरू किया। डांस की जो फ्लेक्सिस रहते हैं, रिफ्लेक्सिस रहते हैं, वो थे? हाँ, वो थी। सिर्फ स्टाइल अपनाना था, बस स्टाइल अपनाना था। और ट्रेडिशनल स्टाइल क्या होती है वो मुझे नहीं पता था, तो वो मैंने बेसिक से शुरू किया। उस समय मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि होता है ना, जब आप हायर स्टडी में होते हैं और छोटे बच्चों के साथ आपको बैठा दिया जाए, तो कॉम्प्लेक्स फील होता था। और हाँ, छोटे बच्चों के साथ मैंने जब शुरू किया तो 1-2 महीने मुझे लगा कि क्या हर रोज़ एक ही स्टेप हम कर रहे हैं, और बच्चों के साथ, हाँ,
और फिर जब मैं उसके गहराई में जब उतरती गई, जब मेरी मैम ने मुझे बताया कि पेशेंस रखो, धीरे धीरे सीखो, जो रिदम है उसकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, और फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी मैम जो बोल रही है मुझे वही फॉलो करना है। आपने पीएचडी वडोदरा से की? हाँ जी, मेरी हाँ जी, मैंने मैम के पास डिप्लोमा किया, फिर उनके ही हस्बैंड हैं जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में थे, श्री प्रेमचंद हम्बल जी। मैंने गुरुजी के पास मैंने अपनी बीम्यूज़ और मास्टर्स कंप्लीट किए। नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीएचयू से। एंड देन मैंने पीएचडी के लिए वडोदरा एमएस यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से। बहुत बढ़िया। हाँ, और जम्मू से भी कई लोगों ने वहाँ से किया हुआ है। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है संगीत की, डिफरेंट आर्ट फील्ड है उसमें, वहाँ से सीखा हुआ है। तो मैंने डॉक्टर स्मृति वाघेला जी के अंडर में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया। अच्छा, गुजरात में वैसे भी वडोदरा जो है जगह है वो आर्ट का एक हब कहा जाता है जी। गरबा गुजरात का फेमस। गुजरात में वडोदरा में आप यूनिवर्स का सबसे बड़ा गरबा प्लेग्राउंड है, और नवरात्रि के 15-20 दिन पहले और नवरात्रि खत्म होने के 15-20 दिन बाद लोग वहाँ पे गरबा खेलते हैं। गरबा वहाँ का फोक। मैं रहा हूँ, हाँ, नौकरी के सिलसिले में मैं सूरत में रहा जब, तो ये सही करी मैं कि कई दिन पहले गरबा सीखने की जो होड़ रहती है, वो प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। लोग सीखते हैं बाकायदा, हाँ, प्रोफेशनली। गरबा फोक डांस है, वो ट्रेडिशनल डांस मतलब क्लासिकल डांस नहीं है, लेकिन फोक में भी लोग सीखना शुरू करते हैं। और मैं बहुत खुशी से ये बात कह सकती हूँ कि आज भी उस ट्रेडिशन को छोटे बच्चों में जो एक होते ना उत्साह, नवरात्रि के समय वो रंग बिरंगे कपड़े खरीदना, 9 दिन के अलग अलग ड्रेसेस बनाना, और बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे, पूरे ग्रुप आते हैं, बहुत बड़े स्टेडियम टिकट पे होते हैं। जी जी जी। और मैं कहूँगी कि 1 साल वहाँ के लोग वेट करते हैं कि नवरात्रि आए और हम उसमें अपनी शिरकत कर सकें। आप जानती हैं मैम कि जैसे कि हमारा जो अस्तित्व है जी, वह भाषा, संस्कृति और विरासत के माध्यम से। जी जी। जो भरतनाट्यम आप करती हैं हमारी विरासत का बहुत बड़ा सरमाया है, जिसे सहेजने की आवश्यकता है। आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से वेस्टर्न डांसेस हावी होने लगे हैं, फोक के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा है, इसमें थोड़ा सा क्लासिकल भी डाल दिया जाता है, और लेकिन हावी चीज़ें कुछ और रहने लगी हैं जी। ये फ्यूज़न जो नया वर्ड आया है म्यूज़िक में तो है, अब डांस में भी डिफरेंट फॉर्म्स उठा करके एक जैसे गुंजल कहेंगे ना, गुंजल सा परोसा जाता है। कितना ये रहेगा सार्थक इसे बचाने के लिए? जब हम कभी नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं ना, तो हमें लगता है कि अच्छा ये ऐसा है, इसमें ये भी कुछ मिक्स कर, एक्सपेरिमेंट के नाम पे हर कुछ हम एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। लेकिन जब आप उसके डेप्थ तक जाते हैं ना, तब आप उसकी खूबसूरती को महसूस करते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि इसके साथ छेड़छाड़ करना मतलब वो ठीक नहीं है। उसकी आत्मा के साथ, उसकी आत्मा को आप अलग नहीं कर सकते, आप बॉडी को और आत्मा को अलग नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी काम करें, लेकिन उसकी डेप्थ नॉलेज रखें, और फिर आप उसको अपनाने की कोशिश करें। आपको खुद इच्छा नहीं होगी कि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक पे भरतनाट्यम करूं, है ना, या फिर आपको ये मज़ा नहीं आएगा कि कोई सितार बजा रहा है और उसके साथ हम जैम्बे इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे, क्योंकि सितार की अपनी एक ब्यूटी है, भरतनाट्यम की अपनी एक ब्यूटी है, उसमें ऑलरेडी इतना सब कुछ है कि आपको अलग से कोई चीज़ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सर, आज की जो न्यू जनरेशन है, मैं कहती हूँ कि आप पहले नॉलेज लीजिए, अच्छे से नॉलेज लीजिए, और उसके बाद आपको खुद से आपको पता चलेगा कि उसके साथ किस टाइप के एक्सपेरिमेंट करने हैं। और जैसे मेरा पीएचडी वर्क जो रहा है वो करणास पे रहा है, 108 करण बताए गए हैं नाट्य शास्त्र में। तो आप लीजिए ना, नाट्य शास्त्र में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको बाहर से कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाट्य शास्त्र के साथ पढ़िए और उसके साथ आप खेलना शुरू कीजिए, आपको अपने शास्त्रों में ही बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। जैसे हस्त मुद्राएं हो गई, पैरों की जो चारियाँ हो गई, आप उसको भरतनाट्यम में इंक्लूड कीजिए। तो आजकल की जनरेशन क्या करती है, वेस्टर्न म्यूज़िक या फोक म्यूज़िक पे
डांस को या क्लासिकल डांस को, इंस्ट्रूमेंटल को आप ऐड कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। खिलवाड़ है। बिल्कुल, जैसे साउथ इंडियन फूड के साथ अगर हम छोले परोसेंगे तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा और वो फिर ओरिजिनल फ्लेवर नहीं रहेगा। तो इसलिए छेड़छाड़ ना की जाए और प्योरिटी से अपने काम को किया जाए। मैंने अपने गुरुजी से यही सीखा है और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप भरतनाट्यम करने के लिए स्टेज पर आती हैं जी, कैसी फीलिंग रहती है? उसके बाद जब आप परफॉर्म करती हैं किस फीलिंग से आप गुजरती हैं? और जब दर्शकों का रिस्पांस मिलता है इंस्टेंट है बात। हाँ, देखिए, जब स्टार्टिंग में मैं जब स्टेज फेस करती थी तो कहते हैं ना पेट में जनरेटर चलता था, घबराहट होती थी। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपकी प्रैक्टिस से चला जाता है। तो आप जब बार बार स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं तो वो जो एक डर होता है वो अपने आप चला जाएगा और एक कॉन्फिडेंट आता है। वो कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनालिटी में भी आता है, वो डेवलप होता है। और हाँ, ऑडियंस के अकॉर्डिंग हर बार एक नया एक्सपीरियंस मुझे मिलता है। जैसे लास्ट नाइट जब हमारा परफॉर्मेंस था तो मेरे परफॉर्मेंस के जस्ट पहले लाइट चली गई एंड सभी ऐसे परेशान थे कि क्या किया जाए अभी। बट वो पेशेंस जो था ना वो काम आया और ऑडियंस भी उतने ही शालीनता से वो बैठे रहे, वो वेट किए कि 10 मिनट्स में लाइट आ रही है एंड देन वी विल एंजॉय द डांस परफॉर्मेंस। जी, जम्मू में। मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहूँगा कि जम्मू के लोग कला के कदरदान हैं बहुत। तभी तो यहाँ पर अतीत में भी बड़े बड़े विश्वविख्यात संगीतज्ञ रहे, गायन में गायक या फिर नृत्यांगना यहाँ पे परफॉर्म कर चुकी हैं। और जम्मू से अल्लाह रखा खान जी हैं, साथ में पंडित शिव शर्मा जी भी, कितने नाम हैं गिने। मैं तो अपने आप को सौभाग्यवान समझती हूँ कि मैं इस भूमि पे अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी एक कहते हैं ना एक थाप दे पाई हूँ और ये सब कुछ गुरुजी के बदौलत हो पाया है। और आज जो भी हम लोग हैं, मैं कहती हूँ कि कभी अपने गुरु की जो एक छवि है ना उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जो भी आज एक मंच पे या मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये सब कुछ मेरे गुरु का दिया हुआ है। आज उन्होंने इस लायक बनाया है कि मैं यहाँ हूँ। तो टीचर या गुरु एक अहम भूमिका निभाते हैं। देखा है मैंने आजकल के नए जनरेशन में बच्चे नाम तक नहीं लेते हैं और गुरु शिष्य परंपरा रही भी तो नहीं उस तरह से इतनी अधिक है सर, कम हो गई। आप उसे उस तरीके से अडॉप्ट करें तो अगर आप गुरु को गुरु ना समझ के टीचर समझेंगे तो मुझे लगता है कि वो फ़र्क आ जाता है। गुरु वो है जो आपके साथ ना होते हुए भी आपके साथ है परछाई की तरह चलता है। बिल्कुल, आप क्या कर रहे हैं आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें आपसे पहले पता है कि आप कहाँ तक जाएंगे। बच्चों में वो स्टेमिना जो होती है वो गुरु पहले ही देख लेते हैं। और गुरु की एक ख़ास बात होती है कि आपके जो गुड हैबिट्स हैं ना वो उसे इम्प्रूव करते हैं और बैड हैबिट्स को वो दबा के रखते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपने गुड क्वालिटीज़ के साथ कब ऊपर उठ गए। तो नेगेटिविटी साइड पे बिल्कुल पॉजिटिव वेव्स आते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो परंपरा है कितने अच्छे संस्कार हमें परोसता है कि जब भी उसे प्रैक्टिस करने वाले कलाकारों से बात होती है तो वह गुरु जी का नाम पहले लेते हैं जी। उनको लगता है कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं गुरु जी का आशीर्वाद है। वही चीज़ जैसे आपने खुद बोली टीचर में वो चीज़ रही नहीं। जो लोग ट्यूशन लिया करते हैं डांस की, म्यूज़िक की या गायन की, वोकल की, वह उनके जब भाव हम बात करते हैं तो वैसे उभर नहीं पाते। टीचर के प्रति, गुरु के प्रति वैसे भाव हैं। शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है सर, शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है वो हमें सिर्फ संगीत या नृत्य के बारे में नहीं, जीवन दर्शन भी देती है। वो आपको जीवन दर्शन देती है। और गुरु के साथ जब आप बैठ के, जैसे 1 घंटे की क्लास है उसमें टीचर भी क्या करे, आपका सिलेबस कंप्लीट करे, आपकी क्वालिटीज़ को वो इम्प्रूव करे या फिर वो टाइमिंग देखे। गुरु के साथ आपको बैठना पड़ेगा, साल 2 साल 10 साल 5 साल 15 साल आपको उनके साथ समय देना पड़ेगा। वो अपने दिनचर्या में किस तरीके से
अपने नृत्य संगीत को लेते हैं या वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ये सब कुछ गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया जाता है। और वो एक एक बात बोल के नहीं सिखाएंगे, आप उनके साथ रहते रहते देखते देखते आप सीख जाते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो पेरेंट्स की कुछ क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाती है। हाँ, और हम उन्हें देखते भी हैं तो हम उनसे भी सीखते रहते हैं। हर चीज़ पेरेंट्स हमें बताते नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें देखते देखते सीखते हैं। ठीक उसी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में होता है। और वो जो कनेक्शन बनता है जब आप उनके साथ रह करके, उनके साथ दिन रात उनके साथ बैठ के आप रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपके अंदर वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। कॉस्ट्यूम्स, मेकअप कितना रोल निभाते हैं भरतनाट्यम या जितनी फॉर्म्स हैं क्लासिकल डांसेस? बहुत बहुत ज़्यादा। इवन अगर हम लोग एक्सप्रेशंस के लिए भी है ना, हाँ, कन्वे करने के लिए। बिल्कुल। तो सर जैसे कि ये जो 8 क्लासिकल डांस स्टाइल है, आप सिर्फ इसके कॉस्ट्यूम्स देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल कहाँ से है और कौन से हैं। और जो इनके ऑर्नामेंट्स होते हैं वो उनके ही स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ड्रेसेस होते हैं वो उनके स्टेट को, बिल्कुल। और जैसे ओडिसी डांस स्टाइल है तो हम उसमें सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। जो हमारी ड्रेसेस होती हैं, जो साड़ियाँ होती हैं, वो ओडिसी स्टाइल में होती हैं। तो ये जो अलग अलग स्टेट के डांस स्टाइल हैं, ये अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसी के साथ जो मेकअप होता है वो अहम भूमिका निभाता है। इवन नाट्यशास्त्र में भी इसके बारे में आपको वर्णन मिलेगा, जिक्र मिलेगा। कोई भी स्टोरी को नरेट करने के लिए आपका एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्सप्रेशन के लिए आपका मेकअप उभारता है, आपको वो सपोर्ट करता है। अगर हम विदाउट मेकअप एक बड़े मंच पे चले जाएं और हम कितना भी एक्सप्रेशन देने की कोशिश करें, वो लास्ट स्टेज वाले को कन्वे नहीं होगा। लेकिन अगर हम मेकअप के साथ जाते हैं तो वो एक्सप्रेशन उसे और लाउड करके आप, और बहुत इजी वे में वो कन्वे होता है और खूबसूरती बढ़ जाती है। नृत्य क्या है? खूबसूरती है। और हम चाहे ड्रेस के माध्यम से या फिर मेकअप के माध्यम से या अपने अंग भंगिमाओं के माध्यम से हम जितना खूबसूरत नृत्य को बना सकें, वही नृत्य है। सही बात की आपने। और हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू की ये पावन धरती, इस पर आप लगातार आते रहें और अपने नृत्य से सभी को सम्मोहन में बांधें जी, ताकि यहाँ पर भी जो परंपरा अतीत में रही है वह रिवाइव हो। यहाँ के बच्चे भी वेस्टर्न डांसेस की तरफ तो जाएं, लेकिन अपनी आत्मा को भी पहचानें। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य हमारी आत्मा है, हमारा अस्तित्व। थैंक यू सो मच। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं किसी भी डांस स्टाइल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर आप वेस्टर्न भी सीखते हैं तो आप प्योर वेस्टर्न सीखें, अगर आप क्लासिकल सीखते हैं तो आप प्योर क्लासिकल सीखें। प्योर चीज़ों की अहमियत बहुत लंबे टाइम तक होती है, और बीच की चीज़ें तो आती है और चली जाती है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि न्यू जनरेशन को प्योर चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आप एक्सेसिव स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्तित्व के इस संग में मैडम ने कहा कि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो ओरिजिनल सीखिए और ओरिजिनलिटी बरकरार रखिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य हमारी परंपरा ही नहीं, हमारा अस्तित्व है, जिसे बचाना, सहेज कर रखना हम सभी का कर्तव्य है। कलाकारों को प्रोत्साहन दीजिए, मंच दीजिए, और मंच मिलता है तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी प्रतिभा को देखने के लिए सभागारों में भी आइए। अब राजेश्वर सिंह राजू को करण सिंह के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।